हेलो बालकों, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग एकदम शानदार और ज़बरदस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो स्टूडेंट क्लास 11 से क्लास 12 में जाने वाले हैं उन स्टूडेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो टोटल हमारे पास जो है वो 7 पॉइंट है और 7 पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो है एक एक पॉइंट आपको बता देते हैं कि किस किस टॉपिक पर किस किस पॉइंट पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि 11 और 12 में बेसिक डिफरेंस जो है वो क्या है। इसके बाद 12 में आपको जो है एक बेसिक डिसीजन लेना होता है, वो आपको मैं बताऊंगा। इसके बाद थोड़ा बुक्स के बारे में बताएंगे आपको। इसके बाद बताएंगे कि आपको कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना चाहिए, मतलब कैसा इंस्टीट्यूट आपको जो है वो चूज करना है, ये मैं गाइड कर दूंगा थोड़ा इसमें। ठीक है, इसके बाद जो है वो क्लास 11 जो है वो उसका कितना इंपॉर्टेंस है, कितना कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद जो है वो आपका इंपॉर्टेंस कितना है, मतलब क्लास 12 में टीचर का इंपॉर्टेंस है, फिर जो है आपका कितना इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में बताएंगे। इसके बाद कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको जो है बिल्कुल भी नहीं करना है। जो क्लास 12 के बच्चे जस्ट निकल कर गए हैं वो सब ये सारा गलतियां किए हैं, तो वो आपको गलती नहीं करना है। ठीक है, चलिए हम एक एक पॉइंट पर जो है वो बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग का है बेसिक डिफरेंस। क्लास 11 और क्लास 12 में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 11 और मैं यहाँ पर लिखता हूँ 12। बेसिक डिफरेंस हम लोग समझ रहे हैं कि 11 और 12 में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सिलेबस का, सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस का, तो देखिए सिलेबस क्लास 12 में जो है वो 11 के कंपैरिजन में कम होता है। मतलब इसमें सिलेबस जो होता है वो हाई रहता है, इसमें सिलेबस थोड़ा लो रहता है। ठीक है, मतलब अगर आप क्लास 11 से क्लास 12 में जाएंगे तो आपको कम सिलेबस पढ़ना होता है। 11 में सबसे ज़्यादा सिलेबस होता है और 12 में बहुत कम सिलेबस होता है, मतलब 11 के कंपैरिजन में। ठीक है, बहुत सारा पार्ट जो है वो कटा हुआ होता है। तो अगर आपको जेईई की तैयारी करना है तो इसमें भी जो है बहुत सारा सिलेबस है, इसमें बहुत सारा सिलेबस है। और बोर्ड लेवल का अगर देखना है तो इसमें जो है वो सिलेबस जो है वो कम होता है 11 के कंपैरिजन में। ठीक है, चलिए इसके बाद बात की जाए थोड़ा सा टफनेस लेवल की बात की जाए। टफनेस लेवल की बात की जाए यहाँ पर थोड़ा सा टफनेस, मतलब कौन सा हार्ड होता है, कौन सा जो है वो थोड़ा आसान होता है। ठीक है, तो देखिए 11 जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा टफ होता है, थोड़ा टफ होता है। ठीक है, और ये जो है वो थोड़ा सा मतलब कि लेस टफ। ठीक है, मतलब ये भी टफ है लेकिन जो है वो कंपैरेटिवली क्या आपका 11 के कंपैरिजन में वो थोड़ा कम टफ लगेगा आपको। क्यों? क्योंकि जो है अगर आप 11 पढ़े हैं तब, ठीक है ना, अब 11 ही नहीं पढ़े हैं पूरा गोल है आपका, तो यही टफ लगेगा आपको। ठीक है, लेकिन जो है वो 11 की तुलना में आपको 12 जो है वो थोड़ा आसान लगेगा। ठीक है, क्योंकि आप जो है 11 में जो है क्लास 10 में से आए होते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारा आपको दिक्कत फेस करना पड़ता है। तो 12 जो है वो 11 कंपैरिजन में क्या है, टफ नहीं है। ठीक है, जितना टफनेस अगर आप 11 में पढ़े हैं उतना टफनेस आपके क्लास 12 में नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं हम लोग सब्जेक्ट के बारे में, कौन कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ना होता है। ठीक है, देखिए मैं मैथ्स ग्रुप के बारे में बता दे रहा आपको कि फिजिक्स पढ़ना होता है, केमिस्ट्री पढ़ना होता है, मैथ पढ़ना होता है, हिंदी और इंग्लिश। किसी किसी का हिंदी की जगह पर क्या रहेगा, कोई अदर सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, कंप्यूटर रहेगा, फिजिकल एजुकेशन रहेगा, और अलग अलग का अलग अलग रहता है। इसमें क्या है काम, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना होता है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और फिर से वही कि हिंदी है कि आपका फिजिकल एजुकेशन डिपेंड करेगा आपका। ठीक है, या कंप्यूटर साइंस है, उसके बाद इंग्लिश। ये आपका जो है वो सब्जेक्ट्स हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है एक और बेसिक डिफरेंस क्या है आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर क्लास 11 में आप जो है वो स्कूल का एग्जाम देते हैं। क्या देते हैं, स्कूल एग्जाम देते हैं आप, मतलब आपके स्कूल में पेपर होता है। ठीक है, स्कूल में चेक भी होता है, नंबर कम आएगा तो बढ़ा भी दीजिएगा, फेल होंगे तो पास कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है वो बोर्ड एग्जाम होता है। ठीक है, क्या होता है, बोर्ड एग्जाम। ठीक है, और अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो प्लस आपका क्या रहेगा, जेईई रहेगा, नीट है तो नीट रहेगा, जो भी आपका है। ठीक है, नीट है तो नीट रहेगा, जेईई है तो जेईई रहेगा, सीयूटी है तो सीयूटी है रहेगा, एनडीए है तो एनडीए रहेगा। तो ये सब सारा आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आपके सामने जो है वो आ जाता है। 11 में क्या था, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके पास नहीं था, केवल स्कूल का एग्जाम था। ठीक है, इसमें क्या है, बोर्ड का एग्जाम आपको रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके पास जेईई का एग्जाम रहता है, नीट का एग्जाम रहता है, एनडीए है तो एनडीए रहेगा, सीयूईटी है तो सीयूटी का एग्जाम रहेगा। ये सब सारा आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आपको देना पड़ता है। ठीक है, चलिए ये हो गया बेसिक डिफरेंस, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं एक डिसीजन के बारे में जो आपको लेना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो बेसिक डिसीजन मैं आपको बता दूं यहाँ पर, ये क्या हो गया आपका बेसिक डिफरेंस।
और एक जो है डिसीजन जो लेना पड़ता है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए डिसीजन कौन सा लेना पड़ता है आपको। देखिए डिसीजन लेना पड़ता है हम लोग को एक तो। ठीक है, डिसीजन क्या लेना पड़ता है आपको कि दो आपको ऑप्शन रहता है आपके पास। क्या ऑप्शन रहता है कि ओनली बोर्ड, केवल बोर्ड का हमको पढ़ना है। ठीक है, कि बोर्ड प्लस जेई का पढ़ना है। ठीक है, बोर्ड प्लस जेई का पढ़ना है। एक वीडियो में ये बताया था शायद। ठीक है, कि डिसीजन आपको लेना है यहाँ पर क्या है कि बोर्ड पढ़ना है केवल, कि बोर्ड प्लस जेई का पढ़ना है, मतलब जेई है या नीट है या जो भी आपके पास आपका जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर आपका है। ठीक है, वो तो आपको चूज करना होता है यहाँ पर कि आप जो है वो केवल बोर्ड का पढ़ना चाह रहे हैं कि बोर्ड प्लस जेई का पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपको डिसाइड करना है, डिसीजन ले लेना आपको कौन सा लेना है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें गाइड कर देता हूँ। देखिए अगर आप बोर्ड का पढ़ते हैं और जेई का बोर्ड के साथ जेई का पढ़ते हैं, डिफरेंस क्या यहाँ पर आता है कि जो है अगर आप जेई का पढ़ते हैं अगर, तो उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स होता है। ठीक है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स होता है, तो उसमें जो है थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होता है क्योंकि जो है थ्योरी वगैरह प्रॉपर डेरिवेशन वगैरह नहीं करवाया जाता है। वो आपको खुद से जो है वो करना पड़ता है या इधर उधर देख कर आपको करना पड़ता है, और प्रॉपर जो है एनसीईआरटी जो आपको नहीं पढ़ाया जाता है, इस तरीके से नहीं किया जाता है। वो मेन टारगेट रहता है आपका जेई या नीट आप करते हैं तो नीट का ये मेन टारगेट जो है वो इसका रहता है। ठीक है, तो बोर्ड पर उतना फोकस जो है वो नहीं किया जाता है। तो अब आपके ऊपर डिसाइड करना है कि अगर आप उतना मेहनत करने के लिए कैपेबल हैं। ठीक है, देखिए इससे मतलब नहीं है कि आप स्कूल में फर्स्ट आते हैं या फिर कहीं भी आते हैं तो आप जो इससे बहुत तेज हो गए, उससे मतलब नहीं है आपका। ठीक है, कैपेबिलिटी की बात है, कितना जो है आप मेहनत करने की कैपेबिलिटी रख रहे हैं, कितना मैनेज करने की क्षमता रख रहे हैं, वो सब जो है वो डिपेंड कर रहा है। क्योंकि जो है हम लोग का टाइम बहुत दिक्कत हो गया था, कहा गया था कि बोर्ड के जेई के साथ जो है बोर्ड का भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन पढ़ाया नहीं गया। मतलब एनसीईआरटी जो डेरिवेशन जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है वो सब नहीं सिखाया गया, वो सब जो हैबिट जो है वो छूट जाता है, तो आगे चल के बहुत दिक्कत होता है। तो लास्ट टाइम हम लोग जो है पूरा जेई छोड़ दिए थे। तो जेई इसलिए भी दिक्कत होता है क्योंकि अगर आप बोर्ड का पढ़ रहे हैं तो उसमें जेई का जब पेपर आएगा तो उस टाइम में तो बोर्ड का पेपर रहता है जस्ट पहले, इसके बाद जेई का पेपर रहता है। तो आप 11 पूरा गोल रहता है आपका, 11 आप पूरा पढ़ने नहीं रहते हैं, क्यों? क्योंकि आपका बोर्ड पर मेन फोकस रहता है, तो आप जेई का नहीं पढ़े होते हैं। ठीक है, तो जेई का पेपर आपका अच्छा जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा सा वो कम हो जाता है क्योंकि आप 11 पूरा पढ़े ही नहीं है, क्योंकि आपका पूरा फोकस कहाँ था, क्लास 12 पर था। तो केवल क्लास 12 पढ़ कर जाएंगे तो उतना बढ़िया नहीं हो पाएगा, वो भी अगर आप जो है वो बोर्ड का मैंने अगर ध्यान में रखेंगे तो और मतलब कि दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको डिसाइड कर लेना है, मैं ये सब नहीं बताऊंगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता दिया आपको, इसमें क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, बोर्ड में डेरिवेशन वगैरह आता है और बोर्ड का क्वेश्चन जो है अलग टाइप का होता है, जेई का क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का होता है। ठीक, चलिए ये बेसिक डिसीजन मैं आपको बता दिया है कि आपको ये दोनों में से कोई एक डिसीजन लेना पड़ता है। इसके बाद थोड़ा मैं बुक्स के बारे में बता दूं आपको, बुक्स के बारे में बताते हैं। ये दूसरा हमारा हो गया पॉइंट। तीसरा टॉपिक से बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा, क्या है बुक्स के बारे में। ठीक है, तो बुक्स के बारे में फिर से वही बात कि आपको जो है वो बोर्ड का के लिए बुक चाहिए कि जेई प्लस बोर्ड के लिए बुक चाहिए। ठीक है, बोर्ड के लिए बुक चाहिए कि जेई प्लस बोर्ड के लिए बुक चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले बोर्ड का बताता हूँ फिर इस पर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो बोर्ड्स के लिए अगर बुक चाहिए आपके पास तो पहले तो एनसीईआरटी का आपको बुक होना चाहिए आपके पास, एनसीईआरटी का सारा किताब आपके पास होना चाहिए। ठीक, इसके बाद जो है अगर आप क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए अगर बात करते हैं तो फिजिक्स में आपको जो है वो एसएल अरोरा या प्रदीप का आपको किताब ले लेना है। ठीक है, मैथ में अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो आप जो है वो ले सकते हैं मैथ में आर.डी. शर्मा। ठीक है, आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल, तो जनरली आर.डी. शर्मा को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपके पास हिंदी इंग्लिश है तो हिंदी इंग्लिश है आपका, तो इन दोनों का जो है आता है गोल्डन गाइड जो कि सबसे बेस्ट होता है। कोई किताब नहीं खरीदेंगे, केवल इसको खरीद लेंगे, आपका सारा काम इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपका कोई और भी है मान लीजिए फिजिकल एजुकेशन है तो फिजिकल एजुकेशन का आप किताब खरीदना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये होगा आपका बुक्स के बारे में बात मैं बता दिया आपको। ठीक है, एनसीईआरटी आपको लेना ही लेना है। इसके बाद मैं बता दिया आपको थोड़ा सा इसमें कि PYQ के लिए जो है आपको बुक्स लेना पड़ता है, और यहाँ तक आप ले सकते हैं चैप्टर वाइज किताब आता है, और यहाँ तक का प्रीवियस क्वेश्चन चैप्टर वाइज आता है, और यहाँ तक का वो आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सैंपल पेपर तो लास्ट में लिया जाता है, तो सैंपल पेपर अभी आपको लेने की जरूरत नहीं है, वो आप बाद में ही खरीदिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम जेई प्लस बोर्ड की बात करते हैं, ठीक है, तो जेई प्लस बोर्ड नहीं होता है। ठीक है, कोई भी किताब जो है वो जेई और बोर्ड दोनों के लिए हो जाए ये नहीं होता है। ठीक है,
क्योंकि बोर्ड का लेवल क्वेश्चन अलग होता है, जेई का क्वेश्चन अलग टाइप का होता है, लेवल भी अलग होता है, टाइप भी अलग होता है, ठीक है। तो जेई के लिए अगर केवल बात किया जाए तो जेई की अगर बात करें तो जो भी आपका जो है मटेरियल, कोचिंग का मटेरियल वही लगाया जाता है। जो भी आप कोचिंग में पढ़ते हैं उस कोचिंग का जो भी मटेरियल मिलता है आपके पास, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ भी पढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ का मटेरियल लगाया जाता है। इसके बाद बोर्ड के लिए मैं आपको बता दिया कि ये सब जो बोर्ड के लिए आपको कवर करना पड़ेगा आपको, तभी जाकर आपका जो है वो बोर्ड में अच्छा नंबर आएगा आपका, ठीक है। तो बोर्ड में जो है वो 75% का मान लीजिए क्राइटेरिया रहता है, तो उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट का जो है वो बोर्ड में ही नंबर कम आ जाता है, 75% से नंबर कम आ जाता है। हमारे कितने ऐसे फ्रेंड हैं जिसका नंबर जो है वो बोर्ड में ही कम आ गया फाउंडेशन के चक्कर में, ठीक है। हम लोग तो हमारी क्लास में जो है छोड़ दिए पूरी तरीके से, प्योरली फोकस हो गए बोर्ड की तरफ, तो हम लोग का बोर्ड जो है वो बढ़िया हो गया, ठीक है। तो अब आपको डिसाइड करना है कैसे कैसे क्या करना है, मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आपको डिसाइड करना है, ठीक है। जेई के लिए आपको कोचिंग का जो मटेरियल है वही लगाइएगा, बुक्स वगैरह नहीं लगाया जाता है जेई के लिए। जो भी आप जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ का प्रॉपरली मटेरियल ही लगाया जाता है, मेनली फोकस इसी पर किया जाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद वेयर टू स्टडी, कहाँ पढ़ा जाता है, मतलब क्लास 12 में आपको पढ़ना है तो कहाँ पढ़ें, कोचिंग कैसे डिसाइड करें, कहाँ पढ़ें, स्कूल कैसे डिसाइड करें, ये सब जो है थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो फोर्थ पॉइंट होगा वेयर टू स्टडी। वेयर टू स्टडी, वेयर टू स्टडी, कहाँ पढ़े, ठीक है। चलिए, तो देखिए पहली बात, एक तो आपको स्कूल तो एडमिशन हुआ होगा पहले से, आपको जो है वो आप स्कूलिंग थे कि प्राइवेट थे आपको डिसाइड कर लेना है। तो जनरली जो है कोशिश क्या किया जाता है कि प्राइवेट ही रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ताकि आपको टाइम मिलेगा, आप अच्छा सा क्वेश्चन वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप मान लीजिए कहीं ना कहीं कोचिंग करते ही हैं तो आपका जो है वो जो टाइम है वो यूटिलाइज हो जाए क्वेश्चन के प्रैक्टिस में, याद करने में, नोट्स बनाने में, सब सारा में यूज हो जाए आपका, ठीक है। तो कैसे डिसाइड करते हैं कोई भी कोचिंग को, ठीक है। तो देखिए 3-4 चीज़ें हैं जो आपको जो है ध्यान में रखना है। अगर ये चीज़ अगर कोई देता है तो वो आपके लिए जो है द बेस्ट है, ठीक है। पहला स्टेप से आपको चेक करना होता है क्लैरिटी इन कॉन्सेप्ट्स। जहाँ भी आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ देखना होता है क्लैरिटी इन कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी मिल रहा है कि नहीं, हमको चीज़ें जो बताया जा रहा है वो सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहला बात, क्या बात, क्लैरिटी इन कॉन्सेप्ट, जो भी आपको बताया जा रहा है वो चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन तो क्रिएट नहीं हो रहा है। दूसरा, ठीक है, डोंट स्किप टॉपिक, डोंट स्किप टॉपिक्स। कई बार क्या होता है कि जो है वो टॉपिक्स को स्किप कर दिया जाता है, जो हार्ड टॉपिक रहता है उसको जो है वो जनरली लोग जो है छोड़ देते हैं। जो हार्ड टॉपिक होता है क्या कहता है, छोड़ दिया जाता है जनरली लोग, ठीक है। तो वो भी देखना है आपको कि टॉपिक आपके यहाँ जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर टॉपिक स्किप नहीं किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या देखना है आपको कि डाउट क्लियर, डाउट क्लियर, डाउट आपका जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप कोई भी डाउट बन रहा है आपका, क्योंकि देखिए जहाँ पर डाउट होता है वहीं से तो क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसको ही मालूम है कि अब आसान आसान तो क्वेश्चन बनाएगा नहीं वो। तो डाउट जहाँ पर होता है उसी टाइप का जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो डाउट को क्लियर करना जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। बेसिक बात तो हर किसी को पता है, मान लीजिए कोई डेफिनेशन है, कोई बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वो तो कोई भी कर देगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कोई कोई, लेकिन और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड रहते हैं, जहाँ पर जनरली डाउट्स आता है स्टूडेंट का उस पर बेस्ड रहते हैं। तो आपका डाउट्स क्लियर होना ये सबसे मस्ट है, ठीक है। आपका डाउट क्लियर होना क्या एकदम मस्ट है, ठीक है। इसके बाद जो है बात है कि थ्योरी और डेरिवेशन, अगर बोर्ड की बात की जाए, क्योंकि बोर्ड तो देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो थ्योरी जो लिखवाना चाहिए अच्छे से, आपके पास थ्योरी होना चाहिए। इसके बाद जो है वो डेरिवेशन आता है वो सब आपके पास होना चाहिए, ठीक है। डेरिवेशन प्लस स्टेप्स, क्वेश्चन करने का स्टेप्स, एग्जाम में मिलता है नंबर स्टेप्स का, क्वेश्चन को सॉल्व करने का नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। तो एक टीचर है फिजिक्स के, ठीक है, वो जो है फिजिक्स पढ़ाते थे, तो फिजिक्स बढ़िया पढ़ाते थे, लेकिन जो है उनका खुद का फिजिक्स में जो है नंबर बहुत कम आया था बोर्ड में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम आ गया था। क्यों आ गया था, वो जो है ना कैसे भी कर दिए थे, जैसे जेई में कैसे भी क्वेश्चन करके टिक मारना होता है उसी तरह वो कर दिए थे एग्जाम में, तो उनका नंबर जो है वो बहुत कम आ गया था बोर्ड में, ठीक है। तो बोर्ड में नंबर लाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ता है, तभी आपको जो है पूरा नंबर अच्छे तरीके से नंबर आपको मिलता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि रेगुलर आपका जो है वो थोड़ा टेस्ट होते रहे, ताकि आपको जो है आइडिया मिलते रहे, आप जो है प्रिपेयर होते चले, ठीक है। तो रेगुलर जो आपका टेस्ट होता रहे। ये 5 चीज़ें अगर आपका
कोई भी इंस्टीट्यूट अगर फुलफिल कर रहा है तो वो वहाँ पर आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि जो है ये 5 चीज़ें जो है वो कहाँ पर फुलफिल आपका हो रहा है। आप देख लीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी देख लीजिए, कैसे भी देख लीजिए। ठीक है, जहाँ पर आपका फुलफिल हो रहा है ये सब सारा चीज़ें, तो वहाँ पर आप जो है पढ़िए। तो मैं कोचिंग डिसाइड करने का तरीका मैं बता दिया आपको, वेयर टू स्टडी, कहाँ पढ़ना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ जहाँ पर मिले वहाँ पर पढ़ना चाहिए। ये मैं एज ए स्टूडेंट बताया हूँ कि हमको जो है ये सब सारा चीज़ें मिलना चाहिए एक स्टूडेंट के रूप में अगर मैं देखूँ तो। ठीक है, चलिए अब हम लोग 5वां पॉइंट देखने जा रहे हैं। तो 5वां पॉइंट हम लोग का क्या है, 4 पॉइंट हम लोग देख लिए। 5वां पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 11। क्लास 11 के कौन कौन से चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 11, क्लास 11 के कौन कौन से चैप्टर आपको जो है वो आना चाहिए, वो जो है क्लास 12 में यूज में आएगा, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जो हम लोग फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स की बात कर लेते हैं तो फिजिक्स में सबसे जो मेन चैप्टर है वो वेक्टर आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। वेक्टर हर जगह यूज होगा, बहुत जगह यूज होगा। ठीक है, दूसरे में आपको जो है वो काइनेमेटिक्स का बेसिक बात, काइनेमेटिक्स का बेसिक बात, इसका एनएलएम का बेसिक बात, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, एक्सेलरेशन निकालना, ठीक है, कंपोनेंट तोड़ना, जैसे एबीडी बनाकर कंपोनेंट जैसे तोड़ा जाता है, इक्विलिब्रियम वाला, वो वाला बात, बेसिक बात आपको पता होना चाहिए। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं, बेसिक बात आपको आना चाहिए इस सब चीज़ में। ठीक, इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर में, केमिस्ट्री की बात करते हैं थोड़ा। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में सबसे पहला जो बात है वो हम लोग का पढ़ना होता है मोल कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ना होता है, मोल कॉन्सेप्ट्स, मोल कॉन्सेप्ट्स। ठीक, इसके बाद जो है आपका देखिए मोल कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है क्लास 12 का जो सेकेंड चैप्टर है, जो कि आपको पहला चैप्टर के रूप में पढ़ना है, क्योंकि पहला चैप्टर जो है डिलीट हो चुका है। तो जो सेकेंड चैप्टर है सॉल्यूशंस, जो कि आपका पहला चैप्टर है, उसको उसी को आपको पहले पढ़ना है। पहला स्टेप जो है, पहला चैप्टर जो है वो सॉल्यूशन, वो हट चुका है। तो सेकेंड चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर है, कौन चैप्टर है, सॉल्यूशन। उसमें जो है इसका पूरा यूज आएगा, भरपूर यूज आएगा इसका। तो जो आप यहाँ पर पढ़े आप मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंट वेट, वेट, ये सब सारा जो आप पढ़े कंसंट्रेशन टर्म, वो सब सारा जो है आपका क्लास 12 में यूज आएगा। इसके बाद जो है ऑर्गेनिक की बात किया जाए तो ऑर्गेनिक में आपको जो है जो भी आपका ऑर्गेनिक पढ़े, जीओसी, आईयूपीएसी, ठीक है, आईयूपीएसी और आइसोमेरियम उतना यूज नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक बस यूज आता है। आइसोमेरियम का यूज नहीं आता है बेसिकली। जीओसी, आईयूपीएसी और हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। अब देखिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ आपको कि ऑर्गेनिक में जो है, जो आप ये सब जो पढ़ा है अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए भी क्लास 12 में जो है वो स्टार्टिंग में ये सब पढ़ाया जाता है, जब ऑर्गेनिक स्टार्ट होता है तब। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये सब नहीं पढ़े होते हैं, या पढ़े भी होते हैं तो वो भूल गए होते हैं। तो स्टार्टिंग में जो ये सब जो है पढ़ाया जाता है ऑर्गेनिक जब स्टार्ट होता है तब। लेकिन अगर आप पहले से पढ़े हैं तो इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, चलिए सेकेंड हम थर्ड बात करते हैं हम लोग मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स में जो है आपका सेट्स का बेसिक बात, सेट्स किसको कहते हैं, सेट सबसेट क्या होता है, बस इतना ही। इसका रिलेशन का वही बेसिक बात, रिलेशन का बहुत ही बेसिक बात। इसके बाद जो है फंक्शन की अगर बात की जाए तो फंक्शन में आपको जो है क्या क्या पढ़ना है, इसके जितने भी टाइप्स होते हैं, फंक्शन के जो भी आप क्लास 11 में जो टाइप्स पढ़े हैं वो टाइप्स, फिर इसका डोमेन, डोमेन और रेंज निकालना, ये सीख लेना है। ये आपको जो है काम आएगा, जो क्लास 12 का चैप्टर है उसमें ये आपका काम आएगा। तो आपको जो है ये वाला जरूर पढ़ लीजिएगा, डोमेन, रेंज निकालना और टाइप्स जो मैं पढ़ाया हूँ आपको। ठीक है, तो ये सब सारा जब का जो है आपका टॉपिक चैप्टर हो गया क्लास 11 का, जो क्लास 12 में यूज में आता है। ठीक, अगर आप इसको नहीं पढ़े हैं तो इसको आप जो है जरूर से पढ़ लीजिएगा। वैसे बेसिक बात जहाँ पर जरूरत पड़ता है वहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप पहले से पढ़े रहेंगे तो आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा। ठीक, चलिए इसके बाद जो हम बात करने जा रहे हैं कि क्लास जो भी स्टूडेंट्स होते हैं इनका क्या इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, एक तरीके से क्या है, टीचर वर्सेस स्टूडेंट है। तो ये जो है इंपॉर्टेंस ऑफ 6 पॉइंट हम लोग को जानना है। क्या जानना है, इंपॉर्टेंस ऑफ
स्टूडेंट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, एग्ज़ाम्स में। तो कोई भी एग्ज़ाम्स है उसमें स्टूडेंट का जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, अगर टोटल मान लीजिए 100% हम लोग पास है, टोटल कितना है 100% अगर बात हम लोग पास है 100%, तो 100% में जब का 10 से 20% ही जो है टीचर का कंट्रीब्यूशन होता है, 10 से 20% ही टीचर का कंट्रीब्यूशन होता है, और 80 से 90% जो है वो स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि जो है मान लीजिए वो कितना भी अच्छा टीचर मिल जाए, कितना भी अच्छा टीचर मिल जाए, जो कि मैं पाँचों चीज़ बताया आपको, पाँचों चीज़ कंप्लीट कर देता है, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी, डाउट सारा क्लियर, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, किसी भी तरीके की कोई बात नहीं है, सब कुछ कर देता है आपका। इसके बाद जो है आप खुद से नोट्स ही नहीं बनाते हैं, जो नोट्स लिखवाया गया रिवाइज ही नहीं करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बोला गया आप क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं करेंगे, टेस्ट देने के लिए बोला गया आप टेस्ट नहीं देने आएंगे, तो ये सब जो है वो नहीं करेंगे तो फिर आपका नंबर नहीं आएगा। सारा काम ज़्यादातर काम तो आप ही को करना है, टीचर को तो बस पढ़ाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, डाउट क्लियर करना, ये सारा काम है, लेकिन मेजर काम जो है आपके जिम्मे है, नोट्स बनाना, पढ़ना, रिवाइज करना रेगुलरली, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, टेस्ट देना, टेस्ट के लिए तैयार करना, ये सब सारा काम जो है वो आपके जिम्मे है। तो आपके लिए जो है वो ज़्यादा काम है, आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके आपको जो है रिजल्ट अच्छा मिलेगा, नहीं तो जो है फिर बाद में रिग्रेट होगा, रोएंगे, पछताएंगे, कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आप पहले से अलर्ट हो जाइए, बाद में जो है वो कोई दिक्कत ना हो आपको। अभी नहीं कि पेपर दे दिए और रोना शुरू कर दिए कि पेपर मेरा ख़राब चला गया। अरे भाई क्यों ख़राब चला गया आपका पेपर? आप क्यों नहीं पढ़े थे? ख़राब पेपर चला गया, आप क्यों नहीं पढ़े थे? मान लीजिए पढ़ने के लिए कितना बार कहा जाता है, आप क्यों नहीं पढ़े थे? तो आप अभी से आप ये गलती मत करिएगा, आप पढ़िए अपना जो है दम लगाकर जितना हो सके आपके पास, ठीक है। चलिए इसके बाद जो मेन जो लास्ट हम लोग का जो है क्या गलती नहीं करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको एकदम ज़रूर से जान लेना है, इसको आपको क्या गलती नहीं करना है ये एकदम जो है दिमाग में खोपड़ी में बैठा लीजिए ये वाला बात। अगर ये वाला गलती करेंगे तो जो है बहुत ज़्यादा पछताएंगे आप। नेवर डू दीज मिस्टेक्स थोड़ा मैं बड़ा वाला लिखता हूँ, नेवर डू दीज मिस्टेक्स। ये मिस्टेक्स जो है वो नहीं करना है किसी भी कीमत पर आपको, जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे जो है ये वाला मिस्टेक्स किए हैं और बहुत आज रिग्रेट कर रहे हैं कि काश हम ये सब नहीं किए होते। तो आप जो है वो जान जाइए और आप ये गलती मत करिएगा। मैं एक एक करके आपको जो है बताता हूँ क्या क्या आपको नहीं करना है। नेवर मिस क्लास को कभी मिस नहीं करना है, ठीक है। एक भी दिन क्लास को छोड़ना नहीं है आपको, क्लास को एक भी दिन आपको छोड़ना नहीं है। जहाँ भी आप पढ़ते हैं रेगुलर क्लास करना है, किसी भी कीमत पर आपको जो है क्लास अटेंड करना है। 5-10 मिनट लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपको रेगुलर क्लास अटेंड करना ही करना है, ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। रेगुलर क्लास अटेंड करना है। किसी भी कारण से अगर आपका क्लास अटेंड नहीं हो पा रहा है तो आप जो है अपने फ्रेंड से जो है पूछ लीजिए कि क्या पढ़ाया गया था, थोड़ा उससे पूछ लीजिए, थोड़ा उससे पूछ लीजिए कैसे, थोड़ा बता दो, हमको समझा दो थोड़ा सा। नोट्स मांग लीजिए, नोट्स लिख लीजिए। नहीं और दिक्कत होता है और कि टीचर से पूछ लीजिए जहाँ पर आप पढ़ते हैं कि सर थोड़ा बता दीजिए ये वाला समझ में नहीं आया है। टीचर बता सकते हैं, आपको हेल्प मिल सकता है वहाँ से। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। मान लीजिए क्लास छूट भी गया तो उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, अगले दिन ज़्यादा मेहनत करके कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन क्लास को जो है जो भी पढ़ाएगा उसको छोड़िए मत। इसके बाद जो है मेक नोट्स डेली का डेली नोट्स बनाना है। मेक नोट्स डेली जहाँ भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ पर आप जो है डेली का डेली नोट्स बनाइए, छोड़िए मत। अभी देखिए बहुत सारे बच्चे रिग्रेट करते हैं कि नोट्स नहीं बनाए थे, कहाँ से पढ़ें। तो अब क्या करेंगे, गूगल है, यूट्यूब है, फ्री का सर्च मार लो, मिल जाएगा नोट्स। गूगल से यूट्यूब से मिल ही जाएगा, सही बात है। लेकिन उतना इफेक्टिव आपके लिए नहीं होगा ना, क्योंकि आपका बनाया हुआ नोट्स नहीं है वो, आप उसके बारे में नहीं जानते, वो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ में छोड़ कर लिखा होगा, बिलीफ भी नहीं बन पाएगा आपको। तो ये सब सारा जो है दिक्कत बाद में होने लगता है। वो सब सारा दिक्कत ना हो तो आप डेली का डेली नोट्स बनाइए। आपको मन करे तो क्लास में नोट्स बना लीजिए, आपको मन करे तो क्लास में लिख लीजिए, घर पर जाकर नोट्स बना लीजिए, जैसा आपके पास सूटेबल लगे, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है थर्ड पॉइंट जो है मैं देखता हूँ क्या लिखे हैं हम। थर्ड पॉइंट है रिवाइज नोट्स को रेगुलरली रिवाइज करना है। रिवाइज नोट्स रेगुलरली
आप डेली जो है नोट्स को रिवाइज करने का आदत डाल लीजिए। 1 घंटा 2 घंटा अपना जो है शिफ्ट बना लीजिए, उसमें जो है नोट्स को डेली रिवाइज करते रहिए, ताकि बाद में जाकर एग्जाम के टाइम बोझ ना बन जाए कि चलो रिवीजन करना है। अब रिवीजन क्या करना है भाई, आप पढ़ रहे हैं रिवीजन करते रहिए, आपको पूरा चीज़ याद रहना चाहिए। डेली आप जो है 1 घंटा निकाल कर आप रिवीजन करते रहेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। क्यों बढ़िया रहेगा कि ज़्यादा बोझ नहीं बनेगा। आप एक ही बार में इतना चैप्टर याद करने चलेंगे दिक्कत होगा। डेली जो पढ़ा जा रहा है रिवाइज करते चलिए, रिवाइज करते चलिए, रिवाइज करते चलिए, पीछे वाला भी रिवाइज करते चलिए। इससे क्या होगा, आपको रिवीजन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर मैं डेली रिवाइज कर रहे हैं आप, तो आपको नेक्स्ट डे रिवाइजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप अपना एक स्लॉट बना लीजिए कि हमको जो है 1 से 2 घंटा जो है हमको रिवीजन करना है। ये एकदम बना लीजिए आप जो है स्लॉट्स कि हमको डेली जो है रिवीजन करना है। इसके बाद जो 2 पॉइंट अभी और है। तो एक पॉइंट है कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको रेगुलरली करना है। ठीक है, मान लीजिए आपको पढ़ा दिया गया, कितना भी अच्छे तरीके से पढ़ा दिया गया, आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आपसे हो थोड़ी जाएगा। भाई टीचर क्वेश्चन कर दिया, समझा दिया, आपको समझ में आ गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप खुद से जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको जो है वो आएगा नहीं कुछ भी समझ में। ठीक है, तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको जो है रेगुलर बेसिस पर करते जाना है। क्वेश्चन कहाँ से करना है, तो एक आपके पास सोर्स है NCERT, और आपको और क्वेश्चन करना है तो आपके पास जो है रेफरेंस बुक में बता दिया आपको। फिजिक्स के लिए SL अरोड़ा, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री के लिए NCERT काफ़ी रहता है, और मैथ्स के लिए अगर आपको जरूरत है और क्वेश्चन का तो RD शर्मा। ठीक है, और बाकी अब और भी क्वेश्चन करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, NCERT एग्जाम्पलर करिए। ठीक, चलिए इसके बाद जो है लास्ट पॉइंट है क्लियर योर डाउट्स। अपना डाउट्स क्लियर करते चलना है। क्लियर योर डाउट्स एंड कॉन्सेप्ट्स। जो भी आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, जो भी आपका डाउट्स है, उसको जो आपको पूछते चलना है, क्लियर करते चलना है। क्यों क्लियर करते चलना है, क्योंकि अगर आप क्लियर नहीं करते हैं तो क्वेश्चन वहीं से बनता है। देखिए, जहाँ पर डाउट होता है, जहाँ पर चीज़ समझ में नहीं आती है, क्वेश्चन कहाँ से बनता है, क्वेश्चन वहीं से बनता है। जो एग्जामिनर है, जो क्वेश्चन बनाने वाला है, उसको भी मालूम है कि क्वेश्चन कहाँ से देना है, क्योंकि वो भी तो पढ़ा है, उसको तो मालूम है कि जो है कहाँ पर बच्चों को दिक्कत होता है, वैसे क्वेश्चन दिया जाए। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते चलिए, आपका सारा काम जो है वो एकदम फिट हो जाएगा। डाउट क्लियर करते चलिएगा एकदम अच्छे तरीके से, पूछने में शर्माना नहीं है, एकदम क्लियर करते चलना है। तो ये मैं आपको बता दिया कि ये वाला गलती जो है बिल्कुल मत करिएगा। इस बार के जो बच्चे ये सब सारा गलती किए हैं, ये सब सारा गलती आप जो है बिल्कुल मत करिएगा। टेस्ट वगैरह है उसको आप रेगुलर देते रहिएगा। किसी भी तरीके का कोई भी गलती नहीं कर रहा है, जो आपको बता दिया, इतना सारा चीज़ अगर फॉलो करते हैं तो एकदम बहुत ही अच्छा नंबर आपका आएगा। और एकदम जितना जल्दी हो सके इसको स्टार्ट कर दीजिए। हम लोग मान लीजिए 3 अप्रैल से इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप जल्दी से स्टार्ट कर लीजिए सभी चीज़ों को, ताकि जो है आपका लेट ना हो। और हम लोग जो है तो 30 नवंबर को जो हम लोग इस सब पूरा जो है वो एंड कर दे रहे हैं कंप्लीट एकदम। ठीक है, टेस्ट के साथ हर संडे को जो है, हर मंडे को टेस्ट होता है, संडे को छुट्टी ताकि आप तैयारी कर सके, और मंडे को टेस्ट, हर मंडे को टेस्ट, संडे को छुट्टी, मंडे को टेस्ट, पूरा का पूरा प्लानिंग के साथ जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब इतना सारा आप काम कर लीजिए, जो भी मैं बताया हूँ इतना सारा काम कर लेते हैं, आपका सारा का सारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपका बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा अच्छा नंबर आएगा। हो सकता है आप वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन सकते हैं, आप नेशनल टॉपर बन सकते हैं, जो भी आपका जो है ड्रीम है वो भी कंप्लीट हो सकता है। तो एकदम माइंड फोकस करके जो है टारगेट बना लीजिए, हमको कितना नंबर लाना है। 95% लाना है, 99% लाना है, 100% लाना है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है, नेशनल टॉपर बनना है, इस एग्जाम में हमको अच्छा नंबर लाना है, उस एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये सब जो भी आप सोचना चाहते हैं सब कुछ सोच कर एकदम डिसाइड करके जो है पूरी प्लानिंग के साथ जो है कूद पड़िए मैदान में, ताकि जो आपका जो है टाइम का वेस्टेज ना हो, और एकदम जो है हाई अलर्ट के साथ जो है एकदम आप काम करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।